हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 4 ऑफ सर्कुलर मोशन। और इसके अंदर हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो इतना हमने लास्ट वीडियो में सीखा, सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसके बारे में उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या इसका एक्चुअल मीनिंग है और कैसे प्रॉब्लम्स के थ्रू हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप होती है। इसलिए हम प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, इसके अंदर हमारे को v दिया हुआ है, स्पीड है, ये स्पीड है, स्पीड इज गिवन। वेलोसिटी कैसे देगा? वेलोसिटी तो हर इंस्टेंट पे चेंज हो जाती है, डायरेक्शन तो उसकी चेंज हो रही है, तो इसलिए स्पीड दी है उसने इस इंस्टेंट पे पर्टिकुलरली 4 मीटर पर सेकेंड है। इस इंस्टेंट पे नहीं, ये कॉन्टिन्यूस स्पीड इतनी ही है। दिस इज कॉन्स्टेंट विच इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन कि ये कॉन्स्टेंट स्पीड से एक पार्टिकल घूम रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है ये। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और रेडियस इसका 2 मीटर है। आपको बोला गया ओमेगा निकालो, आपको बोला गया अल्फा निकालो, ए सी निकालो, ए नेट निकालो, ए टी निकालो, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड ए नेट निकालो। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन के थ्रू डिटेल में। आप ज़रा अच्छे से सीखोगे। हमें बड़े अच्छे से मालूम है ओमेगा किसके बराबर होता है, वी बाई आर के। वी क्या होती है? स्पीड। ये भी याद रखोगे आप, वी बाई आर के, जिसमें वी जो है वो स्पीड है। तो स्पीड मुझे गिवन है 4/2 इक्वल टू, अच्छे से लिखूंगा, 4/2 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ये बन गया आपका ओमेगा की वैल्यू आ गई। यूनिट अच्छे से लिखे होने चाहिए, बार बार लिखो कि मुझे कभी भूले ही ना ये। ठीक है। फिर उसके बाद आती है बात किसकी? ओमेगा, अल्फा की। व्हाट इज अल्फा हियर? आप अल्फा को अच्छे से ज़रा समझो। अल्फा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट है यहाँ। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी वहां पे ओमेगा भी कांस्टेंट होगी। तो इसलिए अगर अल्फा की बात आप करोगे तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, आप लिख लो अच्छे से, डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा तो चेंज हो नहीं रहा भाई यहाँ। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो ओमेगा कैसे चेंज होगा? ठीक है, वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट है। ओमेगा जब कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो है। तो जीरो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसके यूनिट ये होते हैं, 0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। वैसे भी हमें मालूम है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो अल्फा जीरो होता ही होता है। तो बिल्कुल याद नहीं करना है, समझ के करना है हर चीज। नेक्स्ट आ गया एसी। एसी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलो, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा कितना निकाला अभी आपने? 2 का स्क्वायर इंटू आर, ये आ गया। एसी कितना बन गया? ध्यान से, यूनिट्स भी ध्यान से लिखने हैं। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या काम होता है? ये लो, ये देखो मैं लिख रहा हूँ, ये देखो, बार बार लिखो ये सब बातें कि आपको कभी भूले ही ना। इन सब बातों का देखो कितना सिग्निफिकेंस है। जब हम पहली बार मॉड पढ़ते थे तो पता नहीं चलता था कि क्यों पढ़ रहे हैं यार ये सब। ठीक है, तो डी वी बाई डी टी, लेकिन कौन सा? स्पीड। तो स्पीड तो चेंज हो नहीं रही, 4 मीटर पर सेकेंड तो सेम है, तो जीरो आएगा। वैसे भी अल्फा जीरो था तो 80 ने जीरो होना ही था, क्योंकि ये आपस में रिलेटेड है दोनों, 80 और अल्फा। 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आ गया ए नेट। फिर कौन आ गया? ए नेट। तो ए नेट की बात अगर करूं तो ए नेट कितना आएगा? ए नेट ए सी के बराबर ही आएगा इधर, क्योंकि 80 तो जीरो है, तो इसलिए 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका ए नेट आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एक एक चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा, फिर मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो क्या आ गया? ये आ गया। और अल्टीमेटली ए नेट, आपको ए नेट कहाँ आया? ये देखो जरा डायग्राम में, देखो जरा ए नेट कहाँ आया। ये ए नेट है, यही ए सी है। क्योंकि जो 80 है यहाँ जो होता है, अगर इसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती तो वो तो जीरो है, तो ये तो है ही नहीं, इसको हटा दो। ये नहीं है, सिर्फ कौन है? ए सी है। ए सी ही ए नेट है। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। अच्छे से एक एक चीज़ को समझना है प्लीज़, कि आपका रिवीजन हो जाती है जब आप क्वेश्चंस करते हो। एक और बात पूछी थी यहाँ लास्ट में, क्या? एंगल बिटवीन ए नेट एंड वेलोसिटी कितना है? एंगल 90 डिग्री। ये देखो सामने दिखाई दे रहा है 90 डिग्री। कोई मुश्किल नहीं है बात इसमें, 90 डिग्री आंसर लिख लो लास्ट का। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे आपको v जो है वो 2t दिया हुआ है। v इक्वल टू 2t का मतलब ये हुआ कि टाइम के बढ़ने से ये इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी। तो टाइम के बढ़ने से अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आप इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, आप इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। और टाइम के साथ इंक्रीज करने के कारण, आप ध्यान देना प्लीज, एक बात बोलूंगा मैं अभी। टाइम इंक्रीज करने के कारण, सॉरी, टाइम इंक्रीज करने से वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है, स्पीड इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, तो 80 कहाँ आएगा? थोड़ी सी ऐसे
ऐसे ही एनालिसिस कर रहे हैं, बाद में कैलकुलेशन करते हैं। ये आ गया आपका 80, बिल्कुल, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है। आपको कैसे पता इंक्रीज हो रही है? टी की वैल्यू बढ़ाओ ना, 1 2 3 4, तो वी इंक्रीज नहीं कर रहा, इसलिए यहां आएगा। जो आपका ये लो, ये आ गया आपका क्या, एसी। एसी होता ही इधर है, हमेशा इधर ही रहना एसी ने, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों का सम, ये देखो, ये लो, दिस इज ए नेट, ये आपका ए नेट है, ये एसी है। ये आप ना इस एरो को यहां बनाना लास्ट में, ठीक है। ऐसे बनाओ, कहीं पे भी बना सकते हो, चलो ऐसे कर लो आप, ठहरो। ये अगर एसी है, देखो एसी और एटी हमने बना दिए, ए नेट आपको दिखाई दे रहा है रिजल्टेंट उसका जो बनाया है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली जो ये है कि यार अगर और एनालिसिस करो आप, तो v इक्वल टू 2t दिया है, स्पीड तो 2t से इंक्रीज कर रही है, ठीक है, टाइम बढ़ने से वो इंक्रीज करेगी। तो 80 तो कांस्टेंट आ रहा है भाई यहाँ पे। अगर 2t स्क्वेयर होता फिर कांस्टेंट नहीं आता, लेकिन 80 यहाँ कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि अगर जब आप डेरिवेटिव लोगे 2t का, तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। स्पीड का डेरिवेटिव, स्पीड है ना ये 2t, तो 2t जो स्पीड है उसका जब डेरिवेटिव लिया आपने, तो उसका आंसर क्या आया, उसका आंसर आया 2, 2 इज कांस्टेंट। तो 80 चेंज नहीं होना है, ये याद रखना, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा 80 चेंज नहीं होगा, ये समझ लो प्लीज इस बात को। लेकिन जो एसी है, एसी के बारे में अगर मैं बात करूं, एसी किसके बराबर होता है, वी स्क्वेयर अपॉन आर। आर तो कांस्टेंट है 2 मीटर का, लेकिन वी स्क्वेयर अपॉन आर करोगे तो आंसर क्या आएगा, टी स्क्वेयर आएगा। तो इसका मतलब टाइम के साथ एसी चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और होना भी चाहिए। समझो जरा, एसी होता है वो फोर्स वो फोर्स या वो एक्सेलरेशन जो इसको सर्कुलर घुमा पा रही है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या वो फोर्स या वो एक्सेलरेशन ज्यादा नहीं होगी जब स्पीड बढ़ेगी, तो इसको सर्कुलर मोशन में रखने के लिए आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा? तो यस, लगाना पड़ेगा। तो ये मैं अभी यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, ठीक है, कैलकुलेशंस करो। बाकी तो आपको ये ज़रूरी नहीं था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको पता हो, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी चीज़ टी डिपेंडेंट है। मतलब मैं ये सोच रहा था एक्चुअली यहाँ पे अभी, कि जो ये एंगल है, ये वाला वी और ए नेट के बीच में, क्या ये चेंज होता जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ए नेट चेंज होते जाना है, सिर्फ एटी ने चेंज नहीं होना है, वो भी इसलिए क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 होता है। एसी ने भी चेंज होते जाना है, डायरेक्शन भी चेंज होनी है एसी की डायरेक्शन यहां पे आके ऐसी होती है, एसी की डायरेक्शन हर बार चेंज होती जाती है। बिल्कुल, जो वी स्क्वेयर अपॉन ओमेगा स्क्वेयर आर आप इसकी पढ़ते हो, या वी स्क्वेयर अपॉन आर जो आपने डिराइव किया, वो तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो इसकी हमेशा चेंज होती जाती है एसी की, दैट इज ऑलवेज टूवर्ड सेंटर। पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो टूवर्ड सेंटर, तो ये बातें भी समझने वाली हैं इसके अंदर। तो एसी का मैग्नीट्यूड है ओमेगा स्क्वेयर आर, जो उसकी डायरेक्शन है वो हर मोमेंट पे चेंज होती जाती है, एसी की भी, बिकॉज इट इज ऑलवेज सेंटर सीकिंग। एटी जो है वो आपको निकालना पड़ेगा, जैसे हमने यहां पे निकाला कि v इज इक्वल टू 2t था, जब 2t का डेरिवेटिव लिया तो 2 आया बाई चांस, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 था। अगर यही 2t स्क्वायर दे दिया होता तो एटी भी चेंज होता। और अगर एसी चेंज हो रहा है, छोड़ो एटी को, एटी मान लो कांस्टेंट है, ठीक है ही कांस्टेंट यहां पे इस केस में, तो यहां पे अगर कांस्टेंट है, एसी लेकिन चेंज हो रहा है ना, एसी तो टाइम डिपेंडेंट है, वेलोसिटी ज्यादा बढ़ती जाएगी तो ये तो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जो एंगल आएगा वी और एसी के बीच में, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है आपको भी समझ आना चाहिए। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, एसी बढ़ता जाएगा, एसी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, और एसी का मैग्नीट्यूड बढ़ने का मतलब हुआ जो ए नेट है ना, वो ए नेट एसी के पास आता जाएगा, वो पास आता जाएगा, तो एंगल बड़ा होता जाएगा। यस, क्योंकि एटी चेंज हो नहीं रहा,
तो ये छोटी छोटी बातें जो मैंने ऐसे ही एनालिसिस करके आपको बता दी, जबकि डिमांड नहीं थी क्वेश्चन की कि आप ऐसा ये सब पढ़ो, लेकिन आपको ये इन सब चीज़ों को मैं बोलता हूँ कि इसको जस्ट एनालाइज करो क्या हो रहा है। एक हो गया फार्मूला डालो आंसर निकालो, फार्मूला डालो आंसर निकालो, वो नहीं। एक होता है समझना कि चल क्या रहा है यार, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, पहली बात तो हमने ये समझी इससे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं आप। क्वेश्चन करते टाइम ओमेगा निकालना है आपने। ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर। ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर, तो 2t अपॉन आर इक्वल टू टी रेडियंस पर सेकेंड लिखो। बिल्कुल लिख दो टी। टी मतलब क्या हुआ, 1t। 2t था, ये 1t आया रेडियंस पर सेकेंड। मतलब ये है कि टाइम के साथ ओमेगा बढ़ता जा रहा है, ओमेगा बढ़ता जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये। तो टी लिख दो आप, बाद में डालना टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स, एंड में डालना। ठीक है, पहले टाइम की टर्म्स में लिखो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है इन सब चीज़ों से। ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वेयर आर। तो ओमेगा स्क्वेयर आर लिख दो, तो 2t स्क्वेयर हो गया। कुछ भी, दोनों फॉर्मूला से सेम आंसर आएगा। यूनिट इसके मीटर पर सेकेंड, सिर्फ टी की टर्म्स में रहने दो। आई रिकमेंड कि टी की टर्म्स में रहने दो। ठीक है, ए सी आपको समझ आई कि ए सी, देखो भाई समझ आ रहा है हमें। ए सी भाई ये तो टाइम टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर आ गया ए टी। ए टी इंटरेस्टिंग है। ए टी आपको मालूम होना चाहिए कैसे निकालते हो आप। ए टी आपको मालूम होना चाहिए कि आप कैसे निकालते हो। ए टी से निकलेगा ये। आप चलो, ए टी आप अल्फा से भी कई बार निकालते हो, तो अल्फा से निकाल के देख लो, अल्फा से निकाल के देख लो। या ए टी आपको मालूम है क्या होता है, इसी का डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव 2 आ गया। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, स्क्वेयर डालो इधर भी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ये आ गया ए टी। फिर क्या निकालना है, अल्फा। अल्फा की बात करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, ए टी अपॉन आर। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, ए टी अपॉन आर। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ए टी अपॉन आर, देखना ए टी अपॉन आर यानी ए टी अपॉन 2, यानी कि 1 मीटर, सॉरी रेडियन पर सेकेंड, 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर। अल्फा मैं एक और मेथड से निकाल सकता हूं, आपको पता है क्या। अल्फा हम निकाल सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। कर लो, 1 आया आंसर। समझो बातों को, दो मेथड से बताने का कारण यही होता है कि हमें क्लैरिटी बनी रहे कि चल क्या रहा है इन क्वेश्चंस के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इसके ग्रूव के अंदर रहें, हमें समझ आता रहे कि क्या चल रहा है ये। मतलब हम ऐसा नहीं कि हम किसी चीज़ को याद कर लें। जो टाइम की टर्म्स में आया उनमें टाइम बाद में 2 डाल लेना, आंसर अपने आप आ जाएंगे, वो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब और इसके बाद ए नेट बड़ा सिंपल होता है, आपको सब कुछ है आपके पास। अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। ए टी कितना है, बोलो ए टी कितना है। ए टी है आपका 2 का स्क्वेयर प्लस ए सी कितना है, ए सी था कितना, 2t स्क्वेयर। तो 2t स्क्वेयर तो 4t रेज टू पावर 4। ये लो भाई, ये आ गया। बाद में t की वैल्यू डाल लेना तो आंसर निकल जाएगा। यूनिट क्या है इसके, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, हो गया। इसके बाद उसने एंगल पूछा हुआ, तो मैंने आपको बताया ना एंगल कैसे निकालते हैं। ऐसे एंगल निकालने के लिए आप यहीं पे इस इंस्टेंट पे बना लो चाहे। पूछा 2 सेकंड्स के बाद है, तो 2 सेकंड्स के बाद तो कहीं और पहुंच चुका होगा ये। ठीक है, 2 सेकंड्स के बाद तो कहीं और पहुंच गया होगा। ठीक है, छोड़ दो अभी उसको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ देखो कि वो एंगल किसके किसके बीच में है। ठीक है, एंगल सिर्फ किसके बीच में निकालना है, एक ए सी और किसके बीच में, ए सी और ए नेट के बीच में। तो ए नेट ये है, तो मतलब एंगल ये वाला निकालना है, ये निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये ए टी। एक मिनट ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो। दिस इज ए टी, वी के साथ नहीं ना बनाओ, ए टी के साथ बनाओ। ए टी, दिस इज ए सी, ये ऐसे बनाओ, दिस इज बेटर। ये बनाया, ये ए सी लिखना है यहाँ, ये ए सी है। ठीक है, ये ए सी है, ये ए टी है। और एंगल कौन सा निकालना है, ये वाला। ये एंगल को थीटा बोल लो, तो थीटा क्या आएगा, टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये ए टी कितना है वो 2 डिवाइडेड बाय ए सी। ए सी कितना है 2t स्क्वेयर, और 2t स्क्वेयर में ये कितना आ गया, टी स्क्वेयर 4 आ गया, टी की वैल्यू डाल दो तो ये 8 आ गया। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 1/4।
पहले हम इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर को अंडरस्टैंड करेंगे और बाद में हम बात करेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड, पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे और फिर हम ये पता लगाएंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करने में मेरी हेल्प कौन करता है, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कैसे, आप देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अब ये पाथ सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में आर्क्स हैं, देख रहे हैं। अब मेरे को कोई बोले इस पर्टिकुलर केस में इधर इतने इंस्टेंट पे यहां पे इसका क्या क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो क्या करना है, इसको मान लेना है कि ये एक सर्कल का पार्ट है, ये किसी सर्कल का पार्ट है और उस सर्कल को कंप्लीट कर लेना है। कर दिया, फिर उसका जो रेडियस होगा उस सर्कल का जो हमने उस आर्क से कंप्लीट किया, कोई भी आर्क ऐसे आपको दिखेगी तो आपको नहीं लगता कि यार ये किसी सर्कल का पार्ट है, तो जब ये किसी सर्कल का पार्ट है तो उस सर्कल को बना लो, इमेजिनरी सर्कल को, उसका जो रेडियस आएगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, उसका जो रेडियस आएगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात थी, है कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे यहां पे कहीं पे भी ले लो, आप इस पॉइंट पे ले लो, इधर का अगर इसको सर्कल कंप्लीट करना होगा तो काफी बड़ा सर्कल बनेगा, जो जितना सीधा सीधा दिखाई देता है उसका सर्कल उतना बड़ा बनता है। एक स्ट्रेट लाइन का सर्कल, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इन्फिनिटी, क्योंकि इसका कभी सर्कल बन ही नहीं सकता, इसका सर्कल बनाने, ये कभी बनेगा ही नहीं, इसका सर्कल बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये एक इन्फिनाइट रेडियस है इसका। ठीक है, नहीं भी पता चला आपको तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करने में हमारी कैसे हेल्प करता है मैं आपको बताता हूं कि इस इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी कुछ होगी, जैसे कोई गाड़ी चल रही है उसकी कुछ वेलोसिटी होगी v, उसके जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगी वो सेंटर से पास करेगी, उस परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन को ऐसा ऐसा एक्सेलरेशन जो उसके परपेंडिकुलर हो, किसके, इस वेलोसिटी के। ठीक है, उसको एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर बोलेंगे और वो आपकी होगी कौन सी, तो आपको मालूम है अच्छे से कि आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के, और वो किसके बराबर होती है, AC इक्वल टू होता है v² अपॉन r, यहां पे मैं RC बोलूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर RC इज इक्वल टू कभी निकालना होगा तो वो किसके बराबर हो गया, v² अपॉन AC। नहीं लिखो आप यहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं लिखो, यहां पे आप लिख दो A परपेंडिकुलर। मैं आपको बताऊंगा A परपेंडिकुलर कैसे फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी एग्जाम्पल एक देखते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड और ज़्यादा करते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे, कैलकुलेशंस के बिना नहीं पता चलेगा। आइडिया ले लिया आपने कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बट अब कैलकुलेशन से आपको परफेक्ट आइडिया बैठेगा कि किसकी बात कर रहे हैं। ये है आपका क्वेश्चन, ये एक प्रोजेक्टाइल आपने फेंका, जो आप फैमिलियर हो इस सब चीज़ के साथ। उसने पूछा जब यहाँ पहुंचेगा तो बताओ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा वो पता लगाने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, आप ध्यान देना जरा प्लीज इस बात पे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का इसके साथ ही मीनिंग समझा देता हूं आपको। यहां पे अगर आप एक सर्कल कंप्लीट करो, क्योंकि इस पॉइंट पे एक कर्व तो है ही है ना, यहां पे देख रहे हो ये इतना, इसके साथ हमने यहां एक सर्कल कंप्लीट किया, करने की जरूरत नहीं है ये सर्कल कंप्लीट, मैं आपको समझा रहा हूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या। ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एक्सेलरेशन ऐसी जो परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी के साथ, इस समय वेलोसिटी इधर है, आपको मालूम है हाईएस्ट पॉइंट पे uy इक्वल टू 0 होता है vy, हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 0 होती है vy, और uy कितना होता है, uy इस पॉइंट पे आपका uy किसके बराबर होता है, uy हमेशा u के बराबर ही होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं, मैं गलत लिख रहा हूं, सॉरी। हाईएस्ट पॉइंट पे vy 0 है, vx, मुझे vx लिखना था, मैंने uy लिख दिया, vx मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा u के बराबर होता है, चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा u के बराबर, मतलब ux के बराबर, u के बराबर नहीं ux के बराबर, और ux कितना है, u cos थीटा, ux कितना है, u cos थीटा। तो आपकी स्पीड इस इंस्टेंट पे कितनी है, u cos थीटा,
एक्सेलरेशन जो इसके परपेंडिकुलर है, इस समय होती है एक्सेलरेशन, आपका ये जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और आपकी जो एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल नीचे की तरफ होती है, जिसको आप जी बोलते हो। इसलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का आंसर आएगा आरसी इक्वल टू स्पीड का स्क्वायर यू कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन अपॉन जी अपॉन ए परपेंडिकुलर लिखा था ना हमने उसमें फॉर्मूले में, तो अपॉन क्या लिख दोगे जी, यानी कि यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया एट द हाईएस्ट पॉइंट। बिल्कुल ठीक है। इसी क्वेश्चन को पूछने वाला ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि बताओ इस पॉइंट मतलब 2 सेकेंड्स के बाद जहां पे भी पार्टिकल पहुंचेगा, 2 सेकेंड्स के बाद यहां से चला है वो t इक्वल टू 0 पे, तो 2 सेकेंड्स के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो 2 सेकेंड्स के बाद फॉर एग्जांपल वो यहां पहुंचा होगा, मान लो कहीं पे भी मान सकते हो, इसमें यहां पे वेलोसिटी इस बार पंगा डालेगी, यहां पे तो वी वाई 0 हो गया था, इस पॉइंट पे वी वाई 0 नहीं ना है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इसके 2 कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, करेंगे हम अगला क्वेश्चन ऐसा ही कुछ, इसके 2 कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। अच्छा, एक्सेलरेशन भी कौन सी लेनी पड़ेगी, ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसी लेनी पड़ेगी, ये वाली हमारी तो ऐसी होती है, तो इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा इधर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, आपको आने चाहिए कैसे करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में तो आपको ये सब निकालना आता ही है, बाकी थोड़ी सी कैलकुलेशन और थोड़ी सी अकल के साथ चलो तो अपने आप ये हो जाएगा। अब देखो ये दूसरी प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, इसमें पूछ लिया, किसी में भी पूछ सकता है आपसे, ये क्वेश्चंस की थोड़ा, कोई क्वेश्चंस तो एंडलेस हैं। तो आपको क्या करना है कि यहां पे 2 सेकेंड्स के बाद वो जिस भी पोजीशन पे पहुंचेगा उस पोजीशन पे, मान लो आप कहां पहुंचे, देखो मैं बताता हूं आपको, मान लो आप यहां पहुंच गए 2 सेकेंड्स के बाद, तो यहां पे आपकी वेलोसिटी होगी कुछ, वो वेलोसिटी निकालना आपका काम है कि उस वेलोसिटी का वैल्यू आपको चाहिए, उसका मॉड वैल्यू चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, और दूसरी चीज मुझे चाहिए कि इसके परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा वो चाहिए। ये यहां पे आपको क्लैरिटी बेटर आएगी। तो ये एक्सेलरेशन ए परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका वी हो गया, लेकिन अब ये निकालें कैसे, क्वेश्चन ये है कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो इसको कैलकुलेट, वी को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू डू कि हमारे को देखना पड़ेगा कि इसके 2 कंपोनेंट वी के, ठीक है, वी के 2 कंपोनेंट, एक आपका वी एक्स और एक आपका वी वाई। मैं अभी बताता हूं आपको अच्छे से, प्रोजेक्टाइल मोशन की कहानी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर होनी चाहिए पहले। तो इसके 2 कंपोनेंट बना रहा हूं पहले वेलोसिटी के, एक आ गया ये वी एक्स, जो मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि वो यू एक्स के बराबर होगा, और ये हो गया आपका यू वाई, वी वाई। आप ध्यान देना मेरी बात पे जरा ध्यान से, आप पहले लिख लो जरा प्रोजेक्टाइल मोशन की थोड़ी सी कहानी, मैं लिख लेता हूं यहां पे साइड पे क्या क्या मालूम है आपको। वी एक्स तो हमें डायरेक्ट मालूम है, वी एक्स की मुझे कोई टेंशन नहीं, डेट इज इक्वल टू यू एक्स, एंड यू एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये एंगल पे नहीं है इसलिए सिर्फ इसमें यही होगा। यू वाई किसके बराबर है, 0 के, यू वाई किसके बराबर है, 0 के, ठीक है। फिर उसके बाद ए वाई किसके बराबर है, ए वाई किसके बराबर है, -10 के, ए वाई किसके बराबर है, -10 के, तो वी वाई कैलकुलेट कर लो, वी वाई कैलकुलेट हो जाएगा, यू प्लस ए टी, तो यू प्लस ए टी कितना आ गया, -20, माइनस पता क्यों आया, देख भी रहा है, माइनस आना भी चाहिए था, नीचे की तरफ डायरेक्शन बनी है। अब ये सब चीज़ें अब नहीं आती हैं तो फिर तो मुश्किल आएगी इन सब चीज़ों में, पहले बता देता हूँ आपको। तो आपका वी एक्स भी इतना है, तो वी कितना हुआ, और मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ, तो वी कितना होगा, √, वी कितना होगा, √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 20√2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपका ये। अब आती है कहानी किसकी, कि ए परपेंडिकुलर कितना होगा, ए परपेंडिकुलर मुझे चाहिए, ए परपेंडिकुलर चाहिए, ए परपेंडिकुलर आपको मालूम है जी इधर ही है, जी कहां है, ये है जी 10, ये एंगल कितना है ये बताओ, ये एंगल कितना होगा ये मुझे पता चलना चाहिए। अब ये एंगल फाइंड करना मेरा काम है, मैं आपको बता देता हूं, वी एक्स और वी वाई आपके बराबर हैं, इसलिए ये एंगल 45 डिग्री है, ये वेक्टर से आपको पता चलना चाहिए, ये 45 है तो ये भी 45 है, ये 45 है तो ये भी 45 है, तो इसलिए ये एंगल 45 डिग्री है। और इसलिए ए परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका, ए परपेंडिकुलर आ गया 10 cos 45, 10 cos 45, 10 cos 45 कितना होता है, 1/√2,
cos 45 कितना होता है 1/√2। तो 1/√2 जब आपको पता चला, ठीक है, ए परपेंडिकुलर यहां लिख के रखता हूं दोबारा, कितना 10 cos 45, 10 cos 45, और 10 cos 45 का मतलब 10/√2, 10/√2। अब आप v का स्क्वायर लो और डिवाइडेड बाय 10/√2 करो, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको आंसर मिल गया किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, ये एंगल में 45 में मुझे मालूम है आपको डिफिकल्टी आ सकती है, आप ज़रा अच्छे से ध्यान दो। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इस चीज़ को, ज़रा ध्यान दो। ये इसी चीज़ को 45 डिग्री कैसे आया उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो मैंने ये दोबारा डायग्राम बनाई है, ये आपका 20 है, एक ट्राइंगल बना ली ना हमने, और ये भी आपका 20 है। ठीक है, तो tan इनवर्स 20/20, तो tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 का क्या मीनिंग होता है कि ऐसी tan की वैल्यू बताओ, ऐसे एंगल की बताओ वैल्यू जिस पे tan कितना आंसर आए 1, वो क्या होता है 45 डिग्री, इसलिए वो एंगल 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये 45 डिग्री तो आपको पता चल गया, ये एंगल आया। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं किस एंगल में, मैं तो इंटरेस्टेड था इस एंगल में, ध्यान दो। ये आपका वी वाई भी है लेकिन ये जी भी है। ठीक है, तो ये इधर ही है, तो ये एंगल आपका 45 आपको मालूम है। ये कौन है, ये है आपका ए परपेंडिकुलर। किसके साथ परपेंडिकुलर है ये, इसके साथ, इसके साथ परपेंडिकुलर है, इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 90 हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके नहीं, इसके परपेंडिकुलर है। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में, ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच का एंगल 90, ये 90 है, तो ये आपने 45 निकाला तो ये भी 45 हुआ नहीं। तो इसलिए इसलिए आपका जो ए परपेंडिकुलर है इट इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद जी। तो जब जी का कंपोनेंट लूंगा इस तरफ तो वो क्या आएगा, जी कॉस 45 डिग्री। ठीक है, और इट कम्स आउट टू बी 10/√2। तो जब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें कैलकुलेट करोगे डेट कम्स आउट टू बी 20√2 का स्क्वायर, 20√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10/√2। तो 10/√2, तो वो जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो वो आएगा 20 का स्क्वायर 400, 400 इंटू 2 800, ऊपर आ गया 800, 800√2 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि आरसी की वैल्यू आ गई, नोट करके रखो अपने पास, 80√2, 80√2 मीटर, ऑब्वियसली रेडियस किस में होगा, मीटर में, तो 80√2 मीटर आएगी। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने किस पॉइंट का निकाला, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखा आपने, ये भी इसको आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कहीं पे भी निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं होता कि रेडियस सिर्फ किसका, सर्कल का है, सर्कल का किसी भी कर्व का रेडियस हो सकता है, लेकिन कर्व का रेडियस में आपको पॉइंट पे बात करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ये प्रॉब्लम्स इस तरह की हैं, इसको अच्छे से सीख लो। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। थैंक यू।